समय आ गया है बताने का कि ये हाथी कभी झुकेगा नहीं, ना ये कभी रुकेगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में बता दीजिए इन्हें कि यहाँ पर किसका राज चलता है। हमारे बहुजन समाज के लोग ना कभी झुके हैं, ना कभी झुकेंगे, हमेशा आगे बढ़ते चलेंगे। साथियों, मैंने आप सबका बहुत समय लिया, इन सब के बारे में बहुत बात कर ली, परंतु अब आपको बहन जी के कामों के बारे में बात करते हैं, उनके कामों के बारे में बताते हैं ताकि आप समाज में जाएं तो उनके कामों के बारे में बताएं। साथियों, बहन जी ने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करी, कभी उन्होंने ऐसा कोई पर्चा नहीं निकाला, उन्होंने कभी मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। उन्होंने हमेशा से अपने सभी समर्थकों से, अपने सभी कार्यकर्ताओं से बोला कि आप जनता के बीच में जाएं तो अपना काम लेके जाएं। क्या आपने करा क्या है अपने 5 साल के शासनकाल में? साथियों, उन्हीं में से कुछ मैं आपके सामने रखता हूं। साथियों, यहाँ बसपा की सरकार ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत चलकर बहन जी ने 3,25,000 बच्चियों को 1-1 लाख रुपए देने का काम किया है। साथियों, देश में पहली बार ऐसा हुआ कि घर में लड़की पैदा होते ही एक लखपति बन गई, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी समाज, किसी भी आर्थिक स्थिति से गुजर रही हो। गरीब की बेटी लखपति बनी है। हमारी बहन जी ने फ्री में कभी 2-2.5 हजार रुपए का राशन नहीं दिया, उन्होंने सीधा अपनी बच्चियों को लखपति बनाने का काम किया। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत बसपा की सरकार में सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा योजना भी चलाई गई। इस योजना के तहत 7 लाख बच्चियों को फ्री में 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु बहन जी ने 600 करोड़ रुपए की लागत लगाई। साथियों, बहन जी ने 2 लाख करोड़ रुपए फ्री में राशन बांटने का काम नहीं किया, उन्होंने बाबा साहब की बात को जमीन पे उतार के करके दिखाया। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, अगर कोई पी ले तो हमेशा दहाड़ती रहेगी। बहन जी ने अपने शासनकाल में हर एक बच्ची को शेरनी बनाने का काम किया है। तो आपने समाज ने बहन जी को शेरनी बनाया तो उन्होंने पलटकर हर एक बच्ची को शेरनी बनाने का काम किया है। साथियों, इसी क्रम में आगे चलते हुए बहन जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत बसपा की सरकार ने प्रदेश के कई व्यवसायिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% सीटों की आरक्षण तय किया। उन्होंने साथ ही साथ देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस के सरकारी हॉस्टल्स में 27% हमारे पिछड़े साथियों के लिए, पिछड़े समाज के साथियों के लिए सीट का रिजर्वेशन किया। साथियों, उन्होंने खाली कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स नहीं बनाए, उन्होंने हमारे समाज को उसमें पढ़ने लिखने के लिए भी मदद की। वो चाहती थी कि हर समाज का बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े। उन्होंने खाली स्कूल बनाकर उसमें टीचर्स भरने का काम नहीं किया, उन्होंने कभी भी और सरकारों की तरह खाली स्कूल नहीं बनाए, उन्होंने उसमें शिक्षक भी भरे ताकि बच्चे पढ़ सके उधर। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत बसपा की सरकार ने, प्रदेश ने अपने शासनकाल में 12,500 करोड़ की लागत से हमारे SC, ST व OBC साथ आदिवासी समाज के परिवारों को 3,50,000 से ज्यादा परिवारों को अपना खुद का घर देने का काम किया।
साथियों, साथ ही साथ बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर यहाँ बसपा की सरकार ने सरकारी नौकरियों के साथ साथ देश में पहली बार सरकारी ठेकों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू की। उसके साथ साथ सरकारी नौकरियों में भर्ती पे लगी हुई रोक को भी हटाकर यहाँ पर सभी जरूरतमंदों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। साथियों, बहन जी की सरकार में कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेजेस को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन करने का काम किया है और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का काम किया। साथ ही साथ विपक्षी पार्टियां, उनके चमचे हमारी पार्टी के कैडर को, हमारे लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। हमारे कार्यकर्ता, हमारे वर्करों को डिमोरलाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे कार्यकर्ता को तब होती है जब उन्हें सुनने को मिलता है कि भाई हाथी किताबों के बोझ से दब रहा है, इस पे एक फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा है। परंतु साथियों, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में सुना होगा। आप लोगों ने क्या उसके बारे में जानकारी है? साथियों, जिनको उसके बारे में जानकारी है अपने हाथ उठाएं। आधे पंडाल में हाथ उठे हैं, आधे में नहीं। तो साथियों, मैं आप लोगों से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में बात करता हूं क्योंकि वो इन किताबों से जुड़ा है। साथियों, पिछले 6 सालों में 25 राजनीतिक दलों को इन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा बड़े बड़े धरना सेठों से, उनकी कंपनियों से इनको इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा चंदा मिला। आपको पता है कि इन 25 राजनीतिक दलों को पिछले 6 साल में कितना चंदा मिला? साथियों, 16,500 करोड़ रुपए इन 25 राजनीतिक दलों को मिले। परंतु आप जानते हैं इन 25 राजनीतिक दलों में किन किन का नाम था और किन का नहीं? साथियों, बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक का नाम था, परंतु इसमें आपकी बीएसपी का नाम नहीं था। साथियों, बीएसपी केवल यहां उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों के धन बल के सहारे नहीं बल्कि अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं, वर्करों के बल पर, उनके तन मन और धन के आधार पर यहां अपना चुनाव लड़ती आई है और आगे भी अपना चुनाव उन्हीं के बल पे लड़ती जाएगी। तो साथियों, बीएसपी का सच्चा कार्यकर्ता कभी भी किताब को अपना बोझ नहीं समझता। बीएसपी का सच्चे कार्यकर्ता उसको अपना कर्तव्य समझता है क्योंकि वो जानता है कि इसी किताब की वजह से बीएसपी का मूवमेंट, बाबा साहब का मूवमेंट, मान्यवर साहब की जिंदगी का मिशन में बोलने से पहले उससे 10 सवाल कीजिएगा, उससे पिछले 10 सालों का सवाल कीजिएगा। अगर भाजपा से कोई आता है तो उससे 3 चीजों पे पूछिएगा कि भाई तुम लोगों को 10 साल से इस जनता ने मौका दे रखा है, तुम पिछले 10 साल से भारत की केंद्र सरकार चला रहे हो, तो हमें इन 3 चीजों पे सवाल का जवाब दो कि साथियों, उन्होंने आपके बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किया? साथियों, उन्होंने आपके रोजगार के लिए क्या किया? और साथियों, उन्होंने आपकी सुरक्षा के लिए क्या किया? साथियों, मुद्दे तो बहुत से हैं जिन पे उनकी विफलताएं अनेकों हैं, परंतु शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा हमारे समाज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। साथियों, शिक्षा के मामले में अगर भाजपा के काम का चिट्ठा खोला जाए तो बीजेपी की सरकार के चलते हुए शिक्षा के नाम पर सिर्फ पेपर लीकों की खबरें आई हैं। आप लोग सब जानते हैं कि जब भी किसी भी सरकारी नौकरी के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है तो हमारे हजारों बच्चे
हमारे हजारों युवा साथी लाइन से लगाकर वो टेस्ट देने मेहनत करने जाते हैं इस उम्मीद से कि उनको शायद टेस्ट में नंबर निकल आए, उनका कागज निकल आए तो शायद उन्हें नौकरी मिल जाए। परंतु जैसे ही टेस्ट खत्म होता है कुछ दिनों बाद खबर निकली है कि भाई ये पेपर लीक हो गया, वो पेपर लीक हो गया, और उसके बाद सरकार को बहाना मिल जाता है, सरकार को बहाना मिल जाता है वो सारी नौकरियां रद्द करने का। साथियों, वो लोग बहाना ढूंढते हैं, आपको किसी तरह रोजगार ना मिल पाए वो बहाना ढूंढते हैं। साथियों, बीजेपी की सरकार चलते हुए आज 8वीं कक्षा के आधे से ज्यादा बच्चे प्लस माइनस नहीं कर पाते। साथियों, बीजेपी की सरकार चलते हुए आधे से ज्यादा बच्चे अंग्रेजी के आधे शब्द नहीं बोल पाते, अंग्रेजी की शब्द नहीं समझ पाते। साथियों, एक तरफ केंद्र की सरकार बोलती है हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, हमारा इंडिया डिजिटल होता जा रहा है, परंतु आज भी 65% से ज्यादा स्कूलों में एक भी कंप्यूटर नहीं है। साथियों, अगर शिक्षा की बात करें तो वो आप सब जानते हैं कि आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, आपके बच्चों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आपके बच्चे शिक्षक होंगे तभी वो आगे नौकरियों के लिए अप्लाई कर पाएंगे, अगर नौकरियां मिलेंगी तभी वो अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। अगर कोई सरकार आपके बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ करे वो आपकी शिक्षा से नहीं, आपके आने वाले भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। साथियों, इसी क्रम में हमारे युवा साथियों को जो तकलीफ सहने को मिल रही है वो है रोजगार की। आज बीजेपी की सरकार के चलते हुए 3 में से 1 ग्रेजुएट युवा साथी बेरोजगार है। यहाँ पे कितने हमारे युवा साथी हैं जिनको आज तक एक भी नौकरी नहीं मिली? हाथ उठाकर बताएं साथियों। आधा पंडाल अपना हाथ उठा रहा है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे डालकर आप भाजपा की सरकार तक पहुंचाने का काम करें। साथियों, उन्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने पिछले 10 साल में क्या काम किया है। साथियों, पिछले 10 सालों में सरकारी नौकरियों को तो आता पता नहीं, अगर प्राइवेट सेक्टर में कहीं एक आधी नौकरी निकल भी जाती है तो वहां पर भी 10-10 नौकरियों के लिए 10-10 हजार लोग अप्लाई कर रहे होते। कहां से मिलेगा रोजगार? कहां से आपके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे? बताइए साथियों। आपको मैं एक खबर सुनाता हूं, ये अभी कुछ महीने पहले न्यूज़पेपर में हेडलाइंस थी। 90,000 से ज्यादा पीएचडी स्कॉलर्स, इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स युवा साथियों ने क्लास 4 की नौकरी के लिए अप्लाई किया। अगर क्लास 4 की नौकरी के लिए पीएचडी स्कॉलर्स को अप्लाई करना पड़ रहा है तो साथियों, नौकरियों को कितना बुरा हाल है इस देश में ये आप सब बखूबी जानते हैं।